आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसी सरफेस टेंशन वाले पार्ट में, ठीक है। और अगला जो पॉइंट हम लोगों को समझना है, हेडिंग पड़ेगा नेक्स्ट, कोहेसिव फोर्स, कॉमा एडहेसिव फोर्स एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट। कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो जरा इसमें सबसे पहले बताओ, सुना है कभी कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स क्या होता है ये? व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, व्हाट इज एडहेसिव फोर्स, बताइए कुछ। शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। नहीं, शॉर्ट रेंज तो है, वो तो ठीक है, इंटरमोलिकुलर शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, बट फर्क क्या है दोनों में, कोहेसिव एडहेसिव में? सेम सेम पार्टिकल्स के टाइप बीच ऑफ में मॉलिक्यूल्स में cohesive एडहेसिव, हाँ, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव होता है करेक्ट। और और डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट एडहेसिव। मॉलिक्यूल्स में एडहेसिव फोर्स होगा। देखो दोनों ही इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्शन वाला फोर्स, वो वाला फोर्स है ये। और ये फोर्स जो है ये 1/r² वाला लॉ भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। ये मतलब बहुत मॉलिक्यूलर लेवल का फोर्स है, इसलिए इसमें आर की पावर पे डिस्कशन नहीं होगा। हम लोग सिर्फ फिलहाल ये बोलेंगे कि कोहेसिव फोर्स क्या होंगे, तो नीचे बस एक लाइन में मेंशन कर देना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between similar molecules, between similar molecules is cohesive force, and force of attraction between dissimilar molecules, between dissimilar molecules is adhesive force। जैसे देखो तो जैसे फेविकॉल के ऊपर, फेविकॉल की बॉटल पे लिखा रहता है इट इज एडहेसिव, तो एडहेसिव का मतलब यही है कि वो उस पर्टिकुलर मटेरियल का दूसरे मटेरियल के साथ, या वुड हो गया या पेपर हो गया, उसके साथ उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू फेविकॉल का फेविकॉल के साथ, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लगाएगा वो होगा कोहेसिव फोर्स, और वाटर मॉलिक्यूल अगर ग्लास में रखा हुआ है तो ग्लास मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा वो होगा एडहेसिव फोर्स। अब क्या होता है कि एडहेसिव ज्यादा होगा या कोहेसिव ज्यादा होगा, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग आएगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए ये अलग अलग आएगा। कुछ मटेरियल होते हैं जो कोहेसिव होते हैं, कुछ मटेरियल होंगे जो एडहेसिव होंगे, ठीक। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो देखो अगर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर हम एक ग्लास प्लेट लेते हैं, समझना ध्यान से, ये मैंने एक ग्लास प्लेट लिया है, ठीक है। और इस ग्लास प्लेट के ऊपर अगर हम वाटर का एक ड्रॉप छोड़ दें, वाटर ड्रॉप, तो वो जो वाटर ड्रॉप का शेप अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो वाटर ड्रॉप हमको पूरे के पूरे प्लेट पे स्प्रेड होता हुआ नजर आएगा। मतलब वाटर ड्रॉप ये कोशिश करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्लास के साथ कांटेक्ट में रहे, यानी उसका नेचर जो है स्प्रेडिंग नेचर है। तो क्या कहोगे इस केस में कि वाटर के लिए कोहेसिव ज्यादा है या एडहेसिव ज्यादा है, क्यों भाई? एडहेसिव। एडहेसिव एडहेसिव ज्यादा है। उसके लिए ज्यादा है, एडहेसिव ज्यादा है, तभी वो ज्यादा से ज्यादा ग्लास मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट में आना चाहता है। सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग परफॉर्म करें मरकरी के साथ, अगेन ग्लास प्लेट, और इस ग्लास प्लेट के ऊपर अगर हम लोग मरकरी रखते हैं तो मरकरी का जो ड्रॉप होगा उसका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा कि ये मरकरी ड्रॉप जो है वो ग्लास के ऊपर स्प्रेड नहीं होगा, बल्कि ऐसा लगेगा कि मरकरी ड्रॉप जो है अपने में ही ज्यादा अटैच है, वो ग्लास पे स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं वाटर का बिहेवियर और मरकरी का बिहेवियर ठीक अपोजिट है इन दोनों केस में, क्यों? ये वाला जो पहला केस है इसको हम लोग बोलते हैं इस केस में मोर एडहेजन एंड लेस कोहेजन, मतलब कोहेसिव फोर्स कम है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। और सेकंड वाले केस में मोर कोहेजन एंड लेस एडहेजन। और कोहेजन और एडहेजन का जो रिलेटिव स्केल है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एक एंगल डिफाइन करते हैं, जिस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। वाटर ड्रॉप और ग्लास प्लेट के बीच में जो एंगल बन रहा है
उस एंगल को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। और वाटर और ग्लास के केस में ये एंगल 0 डिग्री होता है। ऐसे समझो कि वाटर का जो लास्ट वाला पॉइंट है जहां पे वो ग्लास को टच कर रहा है, समझना ध्यान से, उस पॉइंट पे अगर हम वाटर सरफेस पे एक लाइन बनाए, टेंजेंट बनाए, और ग्लास के ऊपर टेंजेंट बनाए, तो दोनों लाइन सेम हो जाएंगी, तो इसलिए वो एंगल फाई की वैल्यू 0 है। लेकिन मरकरी के केस में अगर हम ये एंगल बनाते हैं, मतलब मरकरी का जो लास्ट वाला पॉइंट है जहां पे वो टच कर रहा है, वहां पे मरकरी वाले सरफेस पे टेंजेंट और ग्लास वाले सरफेस पे टेंजेंट, देखना ध्यान से, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये बनेगा मरकरी के लिए कॉन्टैक्ट एंगल। तो मरकरी के केस में ये जो कॉन्टैक्ट एंगल है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 135 डिग्री। देखो तो क्या हम कॉन्टैक्ट एंगल के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं कि कोहेसिव ज्यादा होगा या एडहेसिव ज्यादा होगा? बोलो भाई। मोर एडहेजन लेस कोहेजन के केस तब होंगे जब कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से कम होगा, और इस केस में कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेटिंग कॉम्बिनेशन, वेटिंग कॉम्बिनेशन, और ये बोल कहलाता है नॉन वेटिंग कॉम्बिनेशन, वेटिंग कॉम्बिनेशन एंड नॉन वेटिंग कॉम्बिनेशन। क्या मतलब हुआ वेटिंग कॉम्बिनेशन और नॉन वेटिंग कॉम्बिनेशन का? जैसे तुम अपनी फिंगर है, अगर वाटर में डिप करो और बाहर निकालो, तो क्या इस फिंगर के ऊपर कुछ वाटर चिपक जाएगा ना? तो वाटर चिपक जाएगा, क्योंकि वाटर के लिए एडहेसिव फोर्सेस फिंगर के मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू कोहेसिव। लेकिन यही फिंगर अगर तुम मरकरी में डिप करोगे, तो मरकरी में डिप करोगे, बाहर निकालोगे, तो वो वैसी की वैसी ड्राई निकल के आएगी। यानी मरकरी का जो लिक्विड है, मरकरी लिक्विड जो है वो नॉन वेटिंग वाली कैटेगरी है। तो वेटिंग कैटेगरी एंड नॉन वेटिंग कैटेगरी, हालांकि ये बातें दोनों मटेरियल पे डिपेंड करेंगी। मतलब जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो दोनों मटेरियल के कॉम्बिनेशन के लिए डिफाइन होगा। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कॉन्टैक्ट एंगल फॉर वाटर, हमको बोलना चाहिए कॉन्टैक्ट एंगल फॉर वाटर ग्लास इंटरफेस। क्लियर है कॉन्टैक्ट एंगल का मतलब? बताओ। यस सर। ठीक है, अब बात आती है कि इस कॉन्टैक्ट एंगल का हमें जो चीजें पढ़नी है उसमें कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इस ग्लास प्लेट को मान लेते हैं कि ये ग्लास प्लेट है, और इसको हम लोग वाटर में डिप करें अगर, ठीक है, अगर इसको हम वाटर में डिप करें, तो वाटर का जो सरफेस है जहां पे ग्लास कांटेक्ट में होगा, वहां अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाटर ऐसा लगेगा कि ये वाटर ग्लास के ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्टिक करना चाह रहा है, और बल्कि ऐसे बोल सकते हैं कि वो ग्लास के ऊपर थोड़ा चढ़ गया है, थोड़ा राइज कर गया है अपने आप। देखो ध्यान से, डायग्राम में दिख रही है ये बात? तो भाई ये बात हमको डायग्राम में दिखाई दे रही है। वाटर जो है वो ग्लास पे साइड से ऊपर चढ़ गया है, ऊपर राइज कर गया है, क्योंकि वाटर के लिए एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा है। अब ध्यान से जरा देखना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है जहां पे लास्ट वाला पॉइंट है, देखना ध्यान से, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये जो पॉइंट तुमको दिख रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल ग्लास के साथ कांटेक्ट में है, यस और नो बताओ? यस। ठीक है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल पे दूसरे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सरफेस टेंशन वाला फोर्स किधर लगाएंगे बताओगे? सरफेस टेंशन वाला फोर्स होता है पुलिंग नेचर का, और लगता है अलोंग दी टेंजेंट टू दी सरफेस। तो अगर हम ये दोनों बातें इनकॉर्पोरेट करें, अलोंग दी टेंजेंट टू दी सरफेस एंड पुलिंग नेचर, तो इस वाटर मॉलिक्यूल पे बाकी सारे वाटर मॉलिक्यूल जो फोर्स एफ लगाएंगे वो इधर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट नीचे बन जाएगी। बताओ ये बात समझ में आती है? यस। यस इसी सर। तरह इधर भी क्या होगा, इधर भी अगर हम लगाएंगे तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स पे जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल है जो फोर्स लगाएंगे वो भी इधर की तरफ होगा। तो अल्टीमेटली इफेक्ट ये आएगा कि इस ग्लास प्लेट के ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड लगेगा, और ऐसा लगेगा कि ग्लास प्लेट इज पुल्ड इनवर्ड्स ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स। क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बन रहा था? 0 बन रहा था, क्योंकि हमने ग्लास वाटर इंटरफेस लिया हुआ है। सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग रिपीट करते हैं, सपोज मरकरी के साथ, सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग मरकरी के साथ रिपीट करें, तो मरकरी के सरफेस का बिहेवियर कैसा होगा?
तो मरकरी का जो सरफेस है उसका शेप जहां पे ग्लास कांटेक्ट है वहां पे इस तरह का बनेगा, कॉन्वेक्स टाइप का। देखो मरकरी का नेचर थोड़ा अलग रहेगा। देखो ध्यान से, क्योंकि मरकरी के केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट हम लोग कैसे दिखाएंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट ये वाली लाइन जो एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल जो बनेगा अंदर की तरफ, दिख रहा है? दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, जिसकी वैल्यू 135 डिग्री के आसपास होती है। तो अब मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से देखो, मरकरी का ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पे मरकरी के बाकी मॉलिक्यूल्स जो फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा? अगेन वो फोर्स पुलिंग कैटेगरी का होना चाहिए, टेंजेंट टू दी सरफेस होना चाहिए। तो अगर हम ये दोनों बातें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दें तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि वो फोर्स का डायरेक्शन इसी तरफ बन जाएगा? क्यों भाई, बोलिए। और इस पे इस तरफ आ जाएगा। बोलिए, ये बात क्लियर है या नहीं? तो मरकरी के केस में ग्लास प्लेट को क्या फील होगा? ग्लास प्लेट को फील होगा कि मरकरी उसको बाहर उठा के फेंक रही है, बाहर की तरफ पुश कर रही है। दोनों ही फोर्स सरफेस टेंशन के फोर्स हैं। फोर्सेस की वैल्यू अगर लिखेंगे तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ग्लास प्लेट का जितना लेंथ मरकरी के साथ कांटेक्ट में होगा, लेकिन फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। बोलिए। तो ये सर डायग्राम दोनों बना लो और इसमें नीचे लिख देना ग्लास प्लेट इज पुल्ड इनवर्ट्स, ठीक है? और इस केस में ग्लास प्लेट इज पुश्ड आउटवर्ड्स। देखो ध्यान से, नोट करो पहले यहां तक। सर जब सेकंड यस सर सर सेकंड सेगमेंट में तो क्लियर है एंगल आप कैसे मेजर कर रहे हैं। फर्स्ट हाँ सेगमेंट में सर एंगल कैसे आप मेजर कर रहे हैं क्लियर नहीं हो पा रहा है। एग्जैक्टली दोनों सेम है बेटा, दोनों केस बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं है दोनों केस में, बस एंगल का ही फर्क है। यहाँ पे जो सरफेस बन रही है, इस सरफेस के ऊपर बना रहे हैं, एक टेंजेंट सरफेस के ऊपर, एक टेंजेंट ग्लास के ऊपर। वैसे यहाँ पे भी ये है, क्लियर है सर। यहाँ पे सरफेस ऐसी बन रही है, तो एक टेंजेंट सरफेस के ऊपर, एक टेंजेंट ग्लास के ऊपर। अब एंगल 0 है तो कैसे पता चलेगा बताओ भाई? ग्लास के लिए ऐसा है, सरफेस के लिए ऐसा है, तो सरफेस पे भी टेंजेंट इसी तरफ बन रही है, ग्लास के लिए भी इसी तरफ बन रही है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया ना। यस सर हो गया शेप क्लियर। देखो ध्यान से, ठीक है? एक पॉइंट इसमें नीचे नोट कर लेना, कई बार क्वेश्चंस में ऐसे लिखा होता है कि वेटिंग इज कंप्लीट। तो देखो वेटिंग इज कंप्लीट का मतलब होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो 0 डिग्री है। ये छोटी सी बात ध्यान रखना। क्वेश्चन में जैसे लिखा होता है कि लिक्विड एंड ग्लास वेटिंग इज कंप्लीट, वेटिंग इज कंप्लीट का मतलब होगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो 0 डिग्री है। ठीक है, यहां तक बताओ। अब ध्यान से समझना, पहले वाले केस में जब हम ग्लास को लिक्विड में डाल रहे हैं, वाटर में, तो ग्लास वाटर के ऊपर किधर फोर्स लगा रहा है बताओगे? ग्लास का वाटर के ऊपर कौन सा किधर लगेगा फोर्स? नीचे की ओर सर। ग्लास वाटर के ऊपर ऊपर की तरफ लगा रहा है, वाटर ग्लास के ऊपर नीचे की तरफ लगा रहा है। ये जो फोर्स मैंने दिखाया है, ये कौन किस पे लगा रहा है बताओ? ये तो सर वाटर ग्लास के ऊपर लगा रहा है। तो ग्लास वाटर के ऊपर किधर लगाएगा? यस सर ऊपर की। तभी तो वाटर ऊपर चला गया। वाटर ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि ग्लास अपनी तरफ खींच रहा है, वाटर अपनी तरफ खींच रहा है। तो बाई वाटर ऑन ग्लास नीचे की तरफ है, बाई ग्लास ऑन वाटर ऊपर की तरफ है। यस सर। ठीक है, अब यही सेम बात अगर तुम्हें क्लियर है तो यही कैपिलरी एक्शन है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा पड़ेगा कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब किसको बोलते हैं? क्यों भाई? कैपिलरी ट्यूब है अ ट्यूब विथ वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन।
सर वही ट्यूब में से जब वाटर में डालते हैं तो उसमें राइस कर जाता है वाटर। हाँ, कैपिलरी ट्यूब मतलब कोई भी ऐसी ट्यूब जिसका क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा हो। ठीक है ना, मतलब कितना छोटा हो, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं केश नली। केश मतलब बाल, तो मतलब जो बालों का बाल। डायमीटर है उस डायमीटर का ऑर्डर होना चाहिए इसका क्रॉस सेक्शन। नॉर्मली टेस्ट ट्यूब नहीं है, नॉर्मल टेस्ट ट्यूब नहीं है ये कैपिलरी ट्यूब है जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी वेरी स्मॉल है, समझ लो। ठीक है, अब अगर हम ऐसी कैपिलरी ट्यूब को विच इज मेड ऑफ ग्लास अगर हम वाटर के अंदर डिप करते हैं तो क्या होता है? तो देखो अभी हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम ग्लास को वाटर में डिप करते हैं तो ग्लास वाटर को ऊपर की तरफ पुल करेगा और वाटर ग्लास को नीचे की तरफ पुल करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर इसके साथ कांटेक्ट में है वो साइड में थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है, यही तो है। वो ग्लास के साथ कांटेक्ट में स्लाइड करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा। देखो ये केस है विथ ग्लास एंड वाटर कॉम्बिनेशन। अब ये बताओ कि जो वाटर इस ट्यूब के बीच में आ रहा है उसमें भी इसी तरह का फोर्स लगेगा। उसमें भी इसी तरह का फोर्स लगेगा जो वाटर इसके बीच में आ रहा है। अब लेकिन बीच में आने वाला वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत कम है, तो अगर उस पर भी ऐसे ही फोर्स लगता है तो वो वाला वाटर जो है अपने आप इस ट्यूब में ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा। ठीक है, और राइज करके वो एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच जाएगा, बल्कि ये सिचुएशन आ जाएगी, अपने आप लिक्विड जो है उस ट्यूब के अंदर राइज कर जाएगा। नॉर्मल ट्यूब में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? नॉर्मल ट्यूब में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि नॉर्मल ट्यूब का क्रॉस सेक्शन होगा ज्यादा, तो ज्यादा क्रॉस सेक्शन होने की वजह से वाटर का अमाउंट भी ज्यादा होगा, तो ये फोर्स इतना ज्यादा नहीं है, फोर्स थोड़ा फोर्स है, तो थोड़ा वाटर अगर होगा तो उसको ऊपर राइज करा देगा। ठीक है ना, तो राइज कराने वाला जो फोर्स है वो यही फोर्स है सरफेस टेंशन का फोर्स। ये ऊपर की तरफ इसका कॉन्वेक्स शेप बन रहा है। कॉन्वेक्स शेप इसलिए भी बन रहा है क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है यहाँ पे देखो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि हम लोग वाटर ग्लास में एक जनरल केस लेके चल रहे हैं, तो मान लेते हैं कि फाई का कांटेक्ट एंगल है और ये इस पे ये फोर्स लगेगा। ठीक है ना, एक्चुअली ये फोर्स इस पे चारों तरफ लगेगा, मैंने दिखाया केवल यहीं पे है, इस पूरे पार्ट पे लगेगा ये फोर्स। बताओ ये बात थोड़ी विजुलाइज हो रही है? अब डायग्राम से जितना मैं दिखा सकता हूँ उतनी कोशिश कर रहा हूँ। ये फोर्स मैंने कौन सा फोर्स बनाया है, बाई ग्लास ऑन लिक्विड या बाई लिक्विड ऑन ग्लास? सर बाई ग्लास ऑन लिक्विड। बाई ग्लास ऑन लिक्विड वाला फोर्स है और इसी फोर्स की वजह से वो वाटर राइज हो गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वाटर यहां से h हाइट राइज कर गया सपोज। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये फोर्स कितना वाटर राइज करा सकता है, तो भाई जब इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट जितने वेट के बराबर होगा उसको वो बैलेंस करके रखेगा। ठीक है, इस ट्यूब का डायमीटर, इस ट्यूब का रेडियस हमको दिया होगा। ठीक है ना, रेडियस मान लेते हैं इस ट्यूब का है स्मॉल r, तो जरा बताओगे इसमें कितना आएगा, फोर्स कितना होगा? तो फोर्स की वैल्यू होगी 2 पाई r और इंटू एस। इसमें कोई डाउट कैसे लिखा? 2 पाई r पूरा डायमीटर हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, लेंथ इंटू सरफेस टेंशन और वेट के बराबर करेंगे, तो ये फोर्स जो है वेट ऑफ वाटर के बराबर होगा, तो इसको लिखेंगे 2 पाई r इंटू एस। अब ये जो वाटर है इसका वेट कैसे निकालेंगे, तो इसमें एक सिलेंडर बन जाएगा, ये सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई r स्क्वायर h इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, तो हमें यहाँ पे h निकालना होता है। अच्छा इसका भी कौन सा कंपोनेंट लेना होगा? हमें कंपोनेंट लेना होगा ना इसका cos फाई कंपोनेंट लेना होगा, एंड दिस इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h इंटू रो इंटू जी, तो यहाँ से h की वैल्यू आती है 2s cos फाई अपॉन रो जी आर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके ऊपर
कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये जो बन रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है ना। ये जो सब हेमीस्फेरिकल शेप है इसको बोलते हैं मेनिस्कस। तो जो हाइट h मेजर करते हैं वो उस मेनिस्कस के सबसे बॉटम वाले से मेजर करते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमने ये साइड में जो थोड़ा सा लिक्विड आया ना उसको निग्लेक्ट कर दिया है। हमने जो काउंटिंग की है वो यहीं से स्टार्ट की है। समझ में आई बात? बोलो, जो लिक्विड लिया हम लोगों ने वो इतना लिक्विड लिया है, साइड में जो थोड़ा सा आया उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। बोलिए, क्लियर है कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कैसे राइज हो रहा है? यस सर। अच्छा ये बताओ कि ये तो केस तब हुआ जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अगर हम इसी कैपिलरी ट्यूब को मरकरी में डालेंगे तो क्या होगा? क्यों भाई? सर डाउनवर्ड चला जाएगा। तो मरकरी बाहर निकल जाएगा। कॉन्टैक्ट एंगल अगर 90 से कम है तो लिक्विड राइज होता है, अट्रैक्ट होता है, और अगर कॉन्टैक्ट एंगल 90 से ज्यादा है तो लिक्विड रिपेल होगा उस कैपिलरी ट्यूब से। तो when the same tube is immersed in mercury, then liquid falls by the same distance, ठीक है ना। मतलब जस्ट अपोजिट इसका फिनोमेना होगा। मरकरी के केस में मरकरी इस तरह से रहेगा, देखो और मरकरी में जो मेनिस्कस बनेगा वो कैसा बनेगा? तो भाई मरकरी में जो मेनिस्कस बनेगा वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा, क्योंकि मरकरी के केस में जो फोर्स आएगा वो फोर्स इधर की तरफ आएगा। देखो, और ये जो डेप्थ आएगा ये तुम ध्यान रखो कि सेम अमाउंट ही आएगा, वही h आएगा। h की वैल्यू वही रहेगी, h की वैल्यू हो जाएगी 2s cos पाई अपॉन रो जी आर। यहाँ पे इसमें मॉड लगा देते हैं। मॉड इसलिए लगा देते हैं क्योंकि फाई की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी, और फाई 90 से ज्यादा होगा तो कॉस फाई हमको नेगेटिव आंसर देगा, कॉस फाई हमको नेगेटिव वैल्यू देगा। तो नेगेटिव का सिग्निफिकेंस यही है कि वो नीचे डाउन हो रहा है। सर हाँ बोलिए। सर हम ये कह रहे हैं कि दोनों ही केसेस में जो फोर्स है वो सेम है ना, मतलब सेम फोर्स ही इसमें राइज करा रहा है और इसमें डिक्रीज कर रहा है उसका लेवल। वही सेम फोर्स, यस करेक्ट। नेचर ऑफ फोर्स इज सेम। फोर्स है फोर्स ऑफ ग्लास ऑन लिक्विड। ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला एंगल फाई होगा। बताइए, क्लियर है ये? देखो कोई डाउट है पूछो। अच्छा ये जो रिजल्ट हम लोगों ने निकाला कि फोर्स इक्वल टू वेट कर दिया, ठीक है, यही सेम रिजल्ट हम प्रेशर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो वो भी समझ लो कैसे निकालेंगे, और सेकंड पॉइंट में लिख देंगे प्रेशर
inside a capillary tube. Pressure inside a capillary tube. देखना जरा ध्यान से, डायग्राम हमें फिर से बनाना है, चलो बना लेते हैं। देखो लिक्विड इसमें, बाहर लिक्विड इस तरह से है, ठीक है, अंदर लिक्विड इस तरह से है। ये हम लोगों ने पहला वाला केस लिया है जब लिक्विड राइज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हमको ये देखना है यहाँ पे मैंने लिया पॉइंट ए, पॉइंट ए के ठीक सामने है पॉइंट बी, देखते जाना, ठीक है, और पॉइंट सी है इस मेनिस्कस के जस्ट बाहर, और पॉइंट डी है इस मेनिस्कस के जस्ट अंदर, ठीक है, और डी और बी में जो हाइट का डिफरेंस आएगा वो है h, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है। तो जरा बताओगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ कहाँ पे होगा, कहाँ कहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बताओ। बोल सकते हैं कि पॉइंट ए पे और पॉइंट सी पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बोलो। और हम ये भी बोल सकते हैं कि पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे प्रेशर बराबर होना चाहिए, क्योंकि ए और बी पॉइंट सेम लिक्विड में है, स्टेशनरी लिक्विड है, तो वो वाला पॉइंट भी बैलेंस होना चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब सी और डी पे, ध्यान से समझना, सी और डी पे प्रेशर सेम नहीं होगा, सी और डी पे प्रेशर सेम नहीं होगा। अब समझते हैं कि सेम क्यों नहीं होगा। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये जो मेनिस्कस बन रहा है, समझ रहे हो, ये मेनिस्कस बन ही रहा है सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि लिक्विड जो है वहां की एयर को कंप्रेस कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ये जो मेनिस्कस है इसको हम एक ड्रॉप की तरह कंसीडर करें, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ। ये जो मेनिस्कस है अगर हम इसको एक ड्रॉप की तरह कंसीडर करें, देखना, तो ये मैंने मेनिस्कस लिया हुआ है, ठीक है, और ये जो मेनिस्कस है ये ट्यूब का रेडियस हो गया है स्मॉल आर। ध्यान रखना ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर होगा, लेकिन इस ये जो ड्रॉप यहाँ बन रही है इसका रेडियस तो कुछ और होगा ना, इसका रेडियस कैपिटल आर होगा। तो अब ये बताओ कि इस ड्रॉप के लिए कौन सा पॉइंट इनसाइड है, कौन सा पॉइंट आउटसाइड है, सी और डी में से, क्यों भाई, सी और डी में से कौन सा पॉइंट इनसाइड है, कौन सा पॉइंट आउटसाइड है, बताओ। सी इनसाइड है। हाँ सी और डी में से कौन सा पॉइंट इनसाइड है, कौन सा पॉइंट आउटसाइड है, अगर हम इसको ड्रॉप ले रहे हैं, क्या सी सी वाला इनसाइड है? इनसाइड है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रेशर एट सी माइनस प्रेशर एट डी ये 2s अपॉन आर के इक्वल होगा, बताओ, यस ड्रॉप सर। वाले फॉर्मूले से। अभी बताओ कि ये जो कैपिटल आर है और जो स्मॉल आर है इसमें क्या रिलेशन बना सकते हैं हम लोग। तो अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट बनाए, ध्यान से देखना, ये लाइन, तो ये वाला एंगल फाई होता है, ध्यान से देखना। अब अगर ये वाला एंगल फाई है तो क्या ये वाला एंगल भी फाई होगा, देखो, और ये आर है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर और फाई में क्या रिलेशन है, देखो स्मॉल आर की वैल्यू क्या, कैपिटल आर कॉस फाई है, तो यहां से प्रेशर एट सी माइनस प्रेशर एट डी की वैल्यू आ जाएगी 2s कॉस फाई अपॉन स्मॉल आर, और प्रेशर एट सी और डी में आ गया, सी पे प्रेशर कितना है तो प्रेशर एट बी को क्या लिखेंगे, प्रेशर एट बी को लिखेंगे प्रेशर एट डी प्लस रो जी एच, प्रेशर एट डी की वैल्यू रख दो, यहां से क्या आएगी, तो यहां से आएगा पीबी को लिखेंगे पीए के इक्वल, और पीडी को लिखेंगे प्रेशर एट सी माइनस 2s cos फाई अपॉन स्मॉल आर एंड प्लस रो जी एच, प्रेशर एट सी प्रेशर एट ए इक्वल है, तो यहां से देखो तुमको h की वैल्यू मिल जाएगी 2s
cos phi अपॉन रो जी आर। देखो सेम रिजल्ट मिल गया नहीं मिल गया। तो कैपिलरी ट्यूब में जहां पे मेनिस्कस बन रहा है, ध्यान रखना, जहां पे मेनिस्कस बन रहा है वहां पे मेनिस्कस के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे प्रेशर की वैल्यू सेम नहीं होगी। कितनी होगी प्रेशर डिफरेंस वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन 1। लेकिन ध्यान रखना इक्वेशन 1 में जो हम लोग आर यूज करेंगे वो ड्रॉप का रेडियस होना चाहिए। ड्रॉप का रेडियस और कैपिलरी का रेडियस अलग अलग होगा, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। देखो ध्यान से बताओ। क्लियर है? यस सर। देखो नोट करो। मरकरी वाले केस में भी करके दिखाऊं। देखो मरकरी वाले केस में भी देख लो। इसको पॉइंट नंबर ए बना दो, पॉइंट नंबर बी में मरकरी वाले केस में मरकरी इस तरह से शेप में आएगी। मरकरी के लिए जो शेप बनेगा वो कॉन्वेक्स बनेगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस होगा। देखो ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है, बाहर पॉइंट सी हो गया, जस्ट अंदर पॉइंट डी है, और पॉइंट डी के ठीक सामने पॉइंट बी है। अब जरा बताओ कि कौन कौन से पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। बताओ क्या प्रेशर एट ए। सर ए बी और डी पे सेम होगा, ए और सी में डिफरेंस होगा। हाँ ए और सी पे तो सेम ही होगा ना, ए और सी दोनों एटमॉस्फेयर में ओपन है। ए और सी पे भी सेम है, बी और सर उल्टा बोल गया तो उल्टा। ए और सी में भी सेम है और बी और डी में भी सेम है, ठीक है ना। लेकिन सी और डी में सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे मेनिस्कस बन रहा है। और सी और डी में बताओ कि कहाँ ज्यादा होगा प्रेशर। डी सी और में। डी में प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? डी में। ध्यान रखो कॉनकेव साइड में हमेशा ज्यादा होगा प्रेशर, जिधर की तरफ बबल मुड़ा होता है ना उधर की तरफ ज्यादा है, तो डी पे प्रेशर ज्यादा है। तो प्रेशर एट डी माइनस प्रेशर एट सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या इसको हम लोग 2s अपॉन कैपिटल आर लिख सकते हैं? बताओ। यहाँ पे भी चाहो तो उसी तरह से मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो जो ड्रॉप बन रहा है देखो वो जो ड्रॉप बन रहा है वो ध्यान से देखो। ये मेनिस्कस है, ठीक है, ये इसका मेनिस्कस है। ये वाला जो रेडियस है ये कैपिटल आर है, ये वाला रेडियस जो है ये स्मॉल आर है। ठीक है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। और इस केस में बताएगा कोई कि फाई एंगल कौन सा है? तो भाई इस बार फाई 90 डिग्री से ज्यादा होता है, ये वाला एंगल फाई है इस बार, ठीक है। तो अगर हमें ये वाला एंगल लिखना है, इन दोनों के बीच वाला एंगल, तो ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा फाई माइनस 90 बनेगा। फाई माइनस 90 नहीं बनेगा, सॉरी गलत लिखा मैंने। बताओ क्या बनेगा? ये वाला एंगल कितना बनेगा? क्यों भाई? पाई माइनस पाई। फाई माइनस पाई नहीं, पाई माइनस पाई। बताइए। यस सर। पाई माइनस पाई होगा ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर कॉस ऑफ पाई माइनस पाई आएगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस
आर कॉस फाई, माइनस नहीं है वो, कॉस फाई की वैल्यू निगेटिव है तो वो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2s अपॉन स्मॉल आर और माइनस कॉस फाई, और प्रेशर एट बी को क्या लिखेंगे, प्रेशर एट बी को लिखेंगे प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच, एच इनके बीच का डेप्थ है। तो यहां से ये आ जाएगा 2s अपॉन आर एंड माइनस कॉस फाई, फिर से इक्वल आ जाएगा रो जी एच के, तो एच की वैल्यू मिल जाएगी 2s कॉस फाई अपॉन रो जी आर। ठीक है ना, मॉड लगा देते हैं। इस केस में कॉस फाई निगेटिव आएगा तो वो माइनस साइन इसीलिए आ रहा है, जो हम लोग ज्योमेट्री लगा रहे हैं तो अपने आप माइनस साइन आ जा रहा है बिकॉज वो फाई 90 से ज्यादा है। क्लियर है एकदम बारीकी से, बताओ। देखो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा तब तो हो ही जाएगा, बट अगर थोड़ा सा भी उसने कहीं घुमाया है तो फिर तुम्हें बेसिक बातें सारी पता होनी चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 3 में कैपिलरी विथ insufficient length, capillary with insufficient length, इसका क्या मतलब हुआ? देखो इसमें हम लोग ये बोलने वाले हैं, डायग्राम ये वाला कॉपी कर लेते हैं। सपोज कैपिलरी विद इनसफिशिएंट लेंथ में क्या देखने वाले हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, और इसमें ये हटा दो पॉइंट, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें h हाइट तक लिक्विड फिल होता है, तो h हाइट तक अगर लिक्विड जाता है तो ऐसा पॉसिबल तो तभी होगा ना जब इस कैपिलरी का जो लेंथ है यानी जो हाइट इसका बाहर है वो h से बड़ा हो। बताइए, तो अगर हमने कुछ ऐसा किया कि ये जो है बाहर है ही नहीं इतना, तो क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाई है। मान लो हमने कैपिलरी को इतना बाहर छोड़ा ही नहीं है तो क्या होगा? बताइए। बताइए सोच के क्या होगा, मान लो हमने कैपिलरी इतना ही छोड़ा है, तो इस केस में क्या होगा? इस बार ये जो L है ये H से भी छोटा है, तो इसको बोल रहे हैं कैपिलरी विद इनसफिशिएंट लेंथ। तो लिक्विड कहाँ तक फिल होगा या क्या होगा, लिक्विड बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा? बताइए लिक्विड अंदाजा। फिर से कंटेनर में आ जाएगा हाँ? ऊपर से, तो लिक्विड ओवरफ्लो होके फिर से कंटेनर में आ जाएगा। ओवरफ्लो होके अच्छा बाहर निकल जाएगा मतलब? नहीं सर, एसएचएम करेगा। नहीं ऐसे देखो क्या हो रहा है, देखो होगा क्या, ये बात तो सबको समझ में आती है कि फोर्स ज्यादा हो जाएगा, मतलब जो पुलिंग फोर्स है वो ज्यादा है। यस सर। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये मेनिस्कस बनता है, ध्यान से समझना बहुत। अब क्या होगा कि वो जो मेनिस्कस बनता है उस मेनिस्कस का अपना कुछ रेडियस है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब वो सबसे पहले तो वो वहां तक पहुंचेगा, उस एंड तक पहुंचेगा, वहां तक तो पहुंचना ही है। इसके बाद जब वो ओवरफ्लो होना शुरू होगा, ध्यान से समझना, तो ओवरफ्लो होने के लिए जैसे ही बीच वाला जो पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन लिक्विड का जैसे ही ऊपर आएगा ना, वैसे ही उसका कर्वेचर चेंज हो जाएगा, कर्वेचर चेंज हो जाएगा। और इनफैक्ट इसका यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये एंगल भी इसका अब फाई नहीं रह जाएगा, अब ये एंगल भी कुछ और हो जाएगा। और जैसे ही ये एंगल बढ़ेगा वो फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। भाई फोर्स, वर्टिकल फोर्स कितना लग रहा था, F cos फाई, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड बाहर निकलने के लिए ऊपर बढ़ेगा वैसे ही उसका कर्वेचर चेंज हो जाएगा। कर्वेचर चेंज होते ही वो बीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, बीटा इंक्रीज होते ही फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो रिड्यूस कर जाएगा। तो क्या होगा कि लिक्विड यहीं पे रुक जाएगा,
मतलब एक ऐसी पोजीशन में जाके रुकेगा जब f का cos बीटा कंपोनेंट L लेंथ के लिक्विड को बैलेंस करने के लिए सफिशिएंट हो जाएगा, मतलब बीटा एडजस्ट हो जाएगा। इस बार जो एंगल वहां पे बनेगा वो एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा, वो एक ऐसा एंगल होगा जो एक तरह से फोर्सफुली बना है, वहां पे अपने आप नहीं बना है। तो इस केस में हम लोग लिखते हैं H इज इक्वल टू 2s cos phi अपॉन रो जी आर, और यहां हम लोग लिखेंगे L इज इक्वल टू 2s cos बीटा अपॉन रो जी आर। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक रिलेशन लिख सकते हैं कि L अपॉन H जो होगा वो cos बीटा अपॉन cos phi के इक्वल होगा। लिक्विड बाहर नहीं आएगा, क्योंकि लिक्विड बाहर आने के लिए जैसे ही तैयारी करेगा वैसे ही वो एंगल बढ़ जाएगा। एंगल बढ़ने से क्या होगा, फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट कम हो जाएगा। तो जैसे ही वो कम हुआ कंपोनेंट कम अमाउंट ऑफ लिक्विड को बैलेंस कर लेगा, वो वहीं पे रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा तुरंत। ठीक है, बताओ। बोलिए, क्लियर है? तो इसका रिजल्ट याद रखना, रिजल्ट यही है कि लिक्विड comes to the brim of tube and then stops, ठीक है, the angle made is greater than angle of contact, मतलब जो एंगल वहां पे बनेगा वो एंगल ऑफ कांटेक्ट से ज्यादा होगा। बोलिए, क्लियर है? देखो, नोट कर लो। यस सर। कैपिलरी ट्यूब का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो है, जैसे वो दीपावली पे जो दिए जलाते हैं तो उसमें तुम देखते हो कि कॉटन का विक होता है, उसको कॉटन विक बोलते हैं। तो उस कॉटन विक में वो जो ऑयल है वो अपने आप चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो वो कॉटन विक में ऑयल इसलिए चढ़ पाता है क्योंकि वो जो कॉटन के जो रेशे हैं छोटे छोटे, वो छोटे छोटे रेशे कैपिलरी एक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वो खुद ही कैपिलरी बन जाते हैं और उनके थ्रू वो ऑयल अपने आप ऊपर चढ़ने लगता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल तो यही है। और इनफैक्ट क्या है, जैसे मान लो हम लोग टॉवेल यूज करते हैं, तो जैसे ही तुम उसको गीले चेहरे पे रखते हो तो क्या वाटर सारा का सारा वो सोख लेता है ना टॉवल। तो वो ऐसा तभी हो पाता है बिकॉज उस टॉवल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे रेशे हैं, तो वहां पे भी कैपिलरी एक्शन होगा, तो वो वाटर को अट्रैक्ट कर लेंगे एक तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, पॉइंट नंबर 4 में मेनिस्कस करेक्शन इन केस ऑफ वाटर। मेनिस्कस करेक्शन इन केस ऑफ वाटर। मेनिस्कस करेक्शन में क्या है, देखो मैंने तुमसे कहा ना कि हमने जब h हाइट ली तो उस मेनिस्कस के बॉटम से ली, तो उसमें साइड में थोड़ा सा लिक्विड हमने नेग्लेक्ट मार दिया। तो अगर हम उसको नेग्लेक्ट नहीं करें तो हमारे रिजल्ट में कितना चेंज आएगा वो हम देखने वाले हैं। देखो, अगर उसको हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं तो जनरल लिक्विड के केस में तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा उस पार्ट का वॉल्यूम निकालना, लेकिन वाटर के केस में हम लोग उसका वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, क्योंकि वाटर के केस में क्या होगा ना, वाटर के केस में यहाँ पे एग्जैक्टली हेमी स्फेरिकल बनेगा। अगर वाटर का केस है, वाटर ग्लास का, तो फाई की वैल्यू 0 होगी, और फाई की वैल्यू 0 होने से क्या होगा,
वहां पे एग्जैक्टली हेमीस्फेरिकल शेप बनेगा। देखो, तो अगर एग्जैक्टली हेमीस्फेरिकल शेप बन रहा है तो ये जो साइड में वाटर आ रहा है ना, इसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है आसानी से। देखना कैसे निकालेंगे। पहले हम लोग लिखते हैं फोर्स। फोर्स कितना लग रहा है, तो इस बार जो फोर्स लगेगा वो वर्टिकली अपवर्ड लगेगा क्योंकि फाई की वैल्यू 0 है। पूरा का पूरा फोर्स लेंगे, इस बार कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इस बार जब हम वेट लिखेंगे तो एच हाइट तो हमने यहीं से मेजर करनी है, बॉटम से, लेकिन हमको इतना पार्ट लिक्विड का और ले लेना है। ये जो मैंने शेडिंग की हुई है, देखो इतना और ले लेना है। तो अगर हम मान लें कि इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस, कैपिलरी का रेडियस आर है, तो ये जो ड्रॉप बनेगा इसका रेडियस भी आर बनेगा इस बार, क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू 1 है। तो यहां पे अगर हम लोग लिखेंगे फोर्स, कितना फोर्स है, फोर्स इक्वल टू टोटल वेट ऑफ वाटर। तो देखो फोर्स की वैल्यू तो हो जाएगी S इंटू 2 पाई आर, कॉस फाई 0 कॉस फाई 1 हो गया। टोटल वेट लिखेंगे तो पहले हम वो वॉल्यूम लिखें वाटर का जो नीचे है, यानी पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हमको ये वाला शेडेड वॉल्यूम लिखना है। तो बताएगा कोई कि शेडेड वॉल्यूम कैसे निकलेगा? क्यों भाई, ये शेडेड वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं कि पूरे सिलेंडर में से वो जो स्फीयर है, हेमी स्फीयर, उसको माइनस कर दो। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर क्यूब, और हेमी स्फीयर उसमें से माइनस कर देना है, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा उस शेडेड पार्ट का, इंटू रो इंटू जी। तो जब इससे आप एच निकालोगे तो आएगा 2s रो जी आर और माइनस r/3, थोड़ा कम हो जाएगा h। तो इसको भी चाहे तो याद रखो, दिस इज कंसीडरिंग मेनिस्कस करेक्शन। इसी को हम लोग बोल रहे हैं मेनिस्कस करेक्शन। बाकी सारे केसेस में निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो कंप्लीट हेमिस्फीयर तो बनेगा नहीं। अब या तो पीछे ही पड़ जाओ इंटीग्रेशन करके तो निकल भी आएगा, बट जरूरत नहीं है, ध्यान रखो। बोलिए। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट एक फॉर्मूला है एक्सेस प्रेशर इन जनरल शेप्ड ड्रॉप। देखो हम लोगों ने जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला निकाला, है वो फॉर्मूला निकाला है स्फेरिकल ड्रॉप के लिए। लेकिन ड्रॉप किसी और शेप का भी हो सकता है। मान लो हम किसी ड्रॉप के ऊपर फोर्स लगा दें तो उसका थोड़ा बल्ज हो जाएगी तो उसका शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा, और शेप चेंज होने की कंडीशन में उसके अंदर का प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट तुम याद रख सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं लाप्लास फॉर्मूला। लाप्लास फॉर्मूले में क्या करना होता है, देखना जरा ध्यान से। लाप्लास ने ये बोला कि अगर कोई भी शेप का ड्रॉप है, उसका ये सरफेस है, ये हो गया एक तरह से सरफेस ऑफ ड्रॉप। तो उस ड्रॉप के सरफेस के ऊपर क्या करो कि दो परपेंडिकुलर लाइन बनाओ। इमेजिन करना थोड़ा, एक ड्रॉप है, जैसे स्फेरिकल ड्रॉप है, तुम स्फेरिकल ड्रॉप के ऊपर मान लो कोई सॉलिड बॉल है और उस बॉल के ऊपर तुम दो लाइन बनाओ, एक लाइन बनाओ वाई डायरेक्शन में और एक लाइन बनाओ एक्स डायरेक्शन में। समझना ध्यान से। अब ये बताओ कि वो जो दोनों लाइन है, क्या वो दोनों लाइन दो सर्कल का पार्ट बनेंगी, आर्क बनेंगी? वो जो दो लाइन बनाई है वो दो लाइन दो अलग अलग सर्कल्स का आर्क बनेगी, क्यों? यस सर। तो स्फेयर के केस में दोनों का रेडियस सेम होगा अगर स्फेयर है तो, लेकिन अगर स्फेयर नहीं है तो उन दोनों का रेडियस भी अलग अलग आएगा। तो मान लेते हैं कि एक तरफ का रेडियस r1 है और एक तरफ का रेडियस r2 है।
तो उस केस में जो एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू एस इंटू ब्रैकेट 1/r1 प्लस 1/r2। नोट कर लो, अभी देखते हैं कैसे यूज करेंगे इसको। स्फीयर के केस में क्या होगा कि दोनों R1 R2 सेम आएंगे। स्फीयर के केस में दोनों R1 R2 सेम आएंगे। और किस केस में निकाल सकते हैं, जैसे देखो मान लो कि मान लो हमारे पास ये एक प्लेट है, ठीक है, और एक और प्लेट है, ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने एक लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में लिक्विड रखा हुआ है। तो वो जो लिक्विड का बिहेवियर है, शेप, क्या वो कुछ इस तरह से बनेगा? बताओ पहले तो। मान लेते हैं वाटर है, दो ग्लास प्लेट्स के बीच में वाटर है, तो ये जो वाटर है क्या वो दिखने में कुछ इस तरह से रहेगा? पहले बताओ, ये बात इमेजिन हो रही है? Yes, sir. ठीक है, अब समझना ध्यान से, ये वाला जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस, ठीक है, ये जो साइड वाला है, इस साइड वाले कर्व्ड सरफेस पे अगर हम दो लाइन ड्रॉ करें तो एक लाइन तो हो गई ये वाली और एक लाइन हो जाएगी ये, तो बताओगे कि दोनों का रेडियस के बारे में क्या कहोगे? मतलब इस बार ये सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है, स्फेरिकल नहीं है, सिलेंड्रिकल है। तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस बन रही है यहाँ पे, समझना ध्यान से, तो इसका ये वाला लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो क्या इसका रेडियस इंफिनिटी होगा? और ये वाला जो लाइन ड्रॉ करोगे इसका रेडियस कुछ आर आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसके जस्ट बाहर यानी बाहर पॉइंट ए और अंदर पॉइंट बी, ठीक है, अगर ये वाटर का केस है, फाई की वैल्यू 0 है और इन दोनों प्लेट्स के बीच का गैप अगर डी है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो रेडियस होगा वो d/2 होगा। बोलो तो बताओगे कि पीए माइनस पीबी कितना आएगा? पीए माइनस पीबी को हम लोग लिखेंगे s इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, लेकिन यहाँ पे एक इंफिनिटी हो जाएगा तो 1/∞ और r2 की जगह हम लोग लिखेंगे 2/d। देखो तो यहाँ से ये डेल्टा पी की वैल्यू आएगी 2s/d। ध्यान रखना d दोनों प्लेट्स के बीच का गैप है, यानी इस प्लेट के अंदर और इस प्लेट के बाहर का जो प्रेशर डिफरेंस है वो 2s/d है। अब ये एक एक्सपेरिमेंट भी होता है, जैसे तुम ग्लास की दो प्लेट लो, उन दोनों प्लेट्स को पानी के अंदर डालो और पानी के अंदर दोनों को चिपका दो और फिर वो दोनों ग्लास प्लेट बाहर ले आओ। क्या कभी तुमने उनको सेपरेट करने की कोशिश की है परपेंडिकुलर टू देयर सरफेस? बताओ कभी ऐसा? यस सर। तो क्या वो आसानी से सेपरेट हो जाती हैं या नहीं होती हैं? नहीं सर, वो शायद नहीं कर पाएंगे, एक आदमी के बस का काम नहीं है वो, क्योंकि प्लेट पकड़ भी नहीं आती है ठीक से और फोर्स भी बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। तो ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बाहर से जो फोर्स लग रहा है, बाहर से फोर्स लग रहा है P एटमॉस्फेयर इंटू एरिया, और अंदर से जो फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा P इन इंटू एरिया। अब P इन इंटू एरिया और P एटमॉस्फेयर इंटू एरिया, इन दोनों में होता है डिफरेंस। हालांकि डिफरेंस होता है कम है, लेकिन ये D की वैल्यू कम होने की वजह से ये डेल्टा P हाई हो जाता है, और डेल्टा P हाई होने के लिए अगर हमें फोर्स लगाना है, फोर्स रिक्वायर्ड to separate them perpendicularly, तो ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स की वैल्यू हो जाएगी प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया ऑफ प्लेट।
हालांकि ये जो सरफेस टेंशन की वजह से एक्सेस प्रेशर आता है, एक्सेस प्रेशर की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन प्लेट्स अगर दोनों बिल्कुल पास पास आ जाए तो तुम ध्यान से समझो कि वो जो डी की वैल्यू है वो लेस देन मिलीमीटर हो जाएगी। अब डी लेस देन मिलीमीटर जब हो जाएगा तो एस अपॉन डी की वैल्यू थोड़ी सब्सटेंशियल वैल्यू बन जाएगी, तो उस केस में हमें फिर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उनको सेपरेट करने के लिए। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला कैसे यूज किया है इस सरफेस के लिए, क्लियर है? बोलिए। यस सर। Yes, sir. हालांकि लाप्लास फॉर्मूला पे कभी कुछ पूछा नहीं गया, बट नोट कर लो, ठीक है। बट ये प्लेट वाला पूछ दिया था एक बार जेईई मेन में। ठीक है, देखना इसमें क्वेश्चन करके देखो, आया हुआ प्रॉब्लम है ये है, देखो नोट कर लिया पीछे, देखो करो ट्राई इसको। देखो इसमें थोड़ा फिगर सही से ड्रॉ करके तब विजुलाइज होगा इसमें, हालांकि उसको नेग्लेक्ट भी करना है और कंसीडर भी करना है, दोनों बातें हैं। तो सपोज इस तरह से है ये, ठीक है, मान लेते हैं कि ये सरफेस ये आ रही है, देखना ध्यान से। तो ये जो फोर्स आएगा F, ये वाला एंगल कितना बनेगा? क्या ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना दिया हुआ है? थीटा, ठीक है। और ये जो ट्यूब है डी, इसका जो ट्यूब है, ये ट्यूब खुद ऑलरेडी एंगल पे है, तो ये कितने एंगल पे है यहां से? तो इसका एंगल दिया हुआ है अल्फा, बताओ इसका एंगल जो है वो अल्फा बन रहा है, देखो पहले यहां तक। एपेक्स एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? अल्फा बाई 2 होगा, ये वाला एंगल अल्फा बाई 2 हो जाएगा। बोलो। तो ये बताओ कि ये जो फोर्स मैंने दिखाया हुआ है, इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? क्या इस बार इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 पाई आर, आर की जगह क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है, तो 2 पाई बी इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड। तो वेट ऑफ लिक्विड बनेगा पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी, तो यहां से h निकल के आ जाएगा, देखो 2s अपॉन रो जी आर एंड कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 आएगा। देखो बताइए क्लियर है कैसे किया है? सर आपने इसको पूरा सिलेंडर मान लिया। वही तो, अब वो ऑप्शन देख, ऑप्शन ऐसे थे इसलिए ऐसा कर लिया। सही है, अल्फा बाई 2 एक बार फिर से बता दीजिए। अल्फा बाई 2 इसलिए क्योंकि ये वाला पूरा एंगल हमको जो है वो अल्फा दिया हुआ है। ये जो कोन बन रहा है ना, कोन का एपेक्स एंगल का मतलब होता है ये वाला एंगल। अब ये पूरा एंगल अगर अल्फा है तो सेमी वर्टेक्स एंगल कितना होगा? अल्फा बाई 2 होगा। Yes. ठीक है, और देखो एक पॉइंट और है, वो और कर लो, क्वेश्चन हो जाएंगे करने के लिए। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट है हमारा, विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड। अच्छा, विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी एक तरह से शियर फोर्स है, शियर फोर्स बिटवीन लिक्विड लिक्विड, मतलब लिक्विड लिक्विड के ऊपर दो तरह से फोर्स लगाएगा। लिक्विड लिक्विड के ऊपर जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लगाता है वो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, और लिक्विड लिक्विड के ऊपर टेंजेंशियली जो फोर्स लगाएगा, शियर फोर्स जो लगाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग विस्कस फोर्स।
और ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ा है ना सबने, क्यों भाई? Yes, sir. पढ़ा है ना सबने? तो ऐसे इमेजिन करो कि ये कई सारे ब्लॉक्स रखे हुए हैं और हम सबसे ऊपर वाले ब्लॉक के पे फोर्स लगा के उसको आगे ला रहे हैं। तो जरा बताओगे कि ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर नीचे वाले ब्लॉक से कितना फ्रिक्शन लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन? तो ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इधर की तरफ आएगा। अब F कोई भी लगे, F1 F2 जो भी ले लो। फिर इस पे किधर लगेगा? तो इस पे F1 आगे की तरफ लगेगा। इस पे ये किधर लगाएगा? तो इस पे ये F1 F2 इधर लगेगा। और इस पे F2 किधर लगेगा? इस पे F2 आगे लगेगा। अब अगर ये ग्राउंड पे रखा है तो ग्राउंड भी इसके ऊपर लगाएगा। इस पे F3 इधर लगेगा। तो ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक में जो फ्रिक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलो लिक्विड लिक्विड लेयर्स के बीच में है। एक लिक्विड लेयर दूसरे लिक्विड लेयर के ऊपर जो फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शन वाला फोर्स, उसी फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। बताइए, तो पहले ये बात समझ में आई कि कौन सा फोर्स डिस्कस करने वाले हम लोग? देखो ये एक डायग्राम है, उससे और अच्छे से दिख जाएगा। देखो, एक प्लेट नीचे रखी हुई है, सॉलिड प्लेट है, ठीक है, और एक प्लेट ऊपर रखी है। दोनों प्लेट्स के बीच में लिक्विड है। नीचे वाली प्लेट को हमने फिक्स कर रखा है और ऊपर वाली प्लेट को हमने फोर्स लगा के खींचा है। तो ऊपर वाली प्लेट से जो लिक्विड कांटेक्ट में है, वो लिक्विड भी तो उसी फोर्स से आगे बढ़ रहा है, उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो उस लेयर पे उससे नीचे वाला लेयर किधर फोर्स लगा रहा है, उससे नीचे वाला किधर फोर्स लगा रहा है, उससे नीचे, तो उनके बीच में आपस में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसी को हम लोग बोल रहे हैं विस्कस फोर्स। ठीक है ना? और ये विस्कस फोर्स किस बात पे डिपेंड करेगा? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये एरिया पे डिपेंड करेगा। विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है dv अपॉन dy। अब ये dv क्या है, dy क्या है, ये समझना। तो मैं इसी डायग्राम में दिखा देता हूं। देखो, y हाइट तो इसमें बनी हुई है dy, तो y हाइट पे जो लिक्विड है उसका वेलोसिटी अगर v है, और y प्लस dy पे जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी है v प्लस dv, क्योंकि जितना हम ऊपर जाते जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना। बॉटम पे वेलोसिटी 0 है और इसकी वेलोसिटी सपोज v नॉट है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी? तो दो लेयर के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा है वो दो लेयर का वेलोसिटी डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा और थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। थिकनेस जितनी कम होगी विस्कस फोर्स उतना ज्यादा होगा, वेलोसिटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा विस्कस फोर्स। तो dv अपॉन dy क्या है, ये समझ में आ गई बात? बताओ। तो ये होता है विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dy। तो यहां से अगर हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो ईटा कहलाता है। एंड दिस ईटा इज कॉल्ड, ईटा को क्या बोलते हैं? ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, जिसका SI यूनिट, इसका SI यूनिट होता है पॉइसूली, सुना है? और CGS यूनिट इसका होता है पॉइस। और इसका डायमेंशन भी हम लोगों ने निकाला था शायद, क्यों भाई? इसका डायमेंशन था ml-1 t-1। तो अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो ये 10⁻⁻1 पॉइसूली आएगा। ठीक है ना? देखो, मतलब 1 पॉइसूली इज इक्वल टू 10 पॉइस। सर हाँ बोलिए। सर अगर हम इसे फ्रिक्शन से कंपेयर कर रहे हैं तो फ्रिक्शन एरिया से इंडिपेंडेंट है, ये क्यों एरिया पे डिपेंड करता है? बेटा फ्रिक्शन से कंपेयर नहीं कर रहा, मैंने तुमको समझाने के लिए फ्रिक्शन का एग्जांपल लिया, उल्टा ही पड़ गया वो तो।
फ्रिक्शन से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? मैंने सिर्फ ये बोला कि जैसे सॉलिड लेयर के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, वैसे ही लिक्विड लेयर के ऊपर विस्कस फोर्स लगाती है। फ्रिक्शन जो है एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रिक्शन सिर्फ नॉर्मल पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहां नॉर्मल आता है। यहाँ पे नॉर्मल वाली बात है ही नहीं, यहाँ पे एरिया पे डिपेंड करेगा और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। दोनों चीजें अलग है ना, समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था। ठीक है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देना इसी डायग्राम के पास में कि वेरिएशन ऑफ velocity of a layer with respect to height y is called velocity profile, मतलब अगर हम v और y में अगर कोई ग्राफ बनाते हैं तो दैट ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी प्रोफाइल। और dv अपॉन dy क्या बनेगा? तो dv अपॉन dy वेलोसिटी प्रोफाइल का स्लोप बनेगा। ठीक है। अब हालांकि हमको जनरल लिक्विड के लिए हमको नहीं करना है, हमको इसमें जो स्टडी करना है मेनली वो एक पॉइंट है कॉल्ड स्टोक्स लॉ। ठीक है। एंड स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल for spherical bodies moving in viscous medium। मतलब स्टोक्स लॉ सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए है। तो अगर कोई भी स्फेरिकल बॉल है, मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो r है और ये v1 वेलोसिटी से किसी विस्कस मीडियम में जा रही है। विस्कस मीडियम एयर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और उस विस्कस मीडियम का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दिया हुआ है। तो इस बॉल के ऊपर जो बैकवर्ड विस्कस फोर्स लगेगा, दैट विस्कस फोर्स इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ एज 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान ही रखनी है डायरेक्टली। स्टोक्स लॉ that viscous force acting on a spherical object moving in a viscous medium is 6 pi eta r v। ध्यान ये रखना कि ये जो v लिखा है हम लोगों ने, ये v जो है ये विद रिस्पेक्ट टू मीडियम होना चाहिए। ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू मीडियम मतलब मीडियम के रिस्पेक्ट में बॉल की क्या वेलोसिटी है। तो इसमें हमको एक बात इसमें ध्यान ये रखनी होती है कि अगर हम इसमें थोड़ी एनालिसिस करें, एनालिसिस ऐसी कि अगर हमने किसी बॉल को, मान लेते हैं कि एक बॉल है, इसका रेडियस लेट से आर है, डेंसिटी इसका सिग्मा है, और जो बाहर का मीडियम है, समझना ध्यान से, बाहर का जो मीडियम है उसका डेंसिटी रो है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। तो अगर हमने इस बॉल को रेस्ट से रिलीज किया है तो ये बताओगे कि बॉल कैसे चलना शुरू करेगी। रेस्ट से रिलीज किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो क्या ये वहां से गिरना शुरू होगी? क्यों भाई? तो कुछ देर के बाद इस बॉल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे बताओगे? इसके ऊपर mg लगेगा। क्यों भाई? बाहर का मीडियम है तो उस मीडियम की वजह से बॉइंट फोर्स भी लगेगा, और बाहर का मीडियम क्योंकि विस्कस मीडियम है तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स भी लगेगा। मान लेते हैं कि t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो जरा इसका एक्सीलरेशन निकालो, क्या बनेगा देखना जरा ध्यान से। तो ये आएगा mg माइनस एफ अप माइनस एफ विस्कस इज इक्वल टू m इंटू dv बाई dt। वैल्यू रखते हैं जरा इसमें, तो ये आ जाएगा mg, m को लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, एफ अप को लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, और एफ विस्कस की वैल्यू होगी 6 पाई ईटा आर वी, एंड दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू डीवी बाई डी टी। देखो तो ये थोड़ा सॉल्व करो क्या आता है बताओ।
तो यहाँ से देखो dv अपॉन dt की वैल्यू आएगी निकल के सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा इंटू जी एंड माइनस 9/2 ईटा v अपॉन आर स्क्वायर सिग्मा। देखो पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ कि ये भी एक कांस्टेंट है, इसको ले लेते हैं k1 और ये भी एक कांस्टेंट है, इसको ले लेते हैं k2, v को अलग छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा कि dv अपॉन dt इज इक्वल टू k1 माइनस k2v। देखो तो हम यहाँ से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके। तो v1 को dv के नीचे ले आओ, k1 माइनस k2v इज इक्वल टू dt और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t 0 से v। तो यहाँ से आपको v की वैल्यू मिलेगी v इज इक्वल टू k1 अपॉन k2 ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस k2t। तो ये जो वेलोसिटी का फंक्शन आ रहा है ना, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, यानी t टेंडिंग टू इंफिनिटी स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में क्या ये e टू द पावर माइनस k2t की वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो जाएगी और v जो है k1 अपॉन k2 हो जाएगा। इसी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो k1 और k2 मालूम तो है ही हमको, अगर हम v टर्मिनल निकालें तो ये वैल्यू आती है 2/9 r स्क्वायर g सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा। तो ये एक एक्सप्रेशन हमको याद रखना है। देखो नोट करो, ठीक है ना। वेलोसिटी का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट, इस तरह से आ जाएगा। ये है v टर्मिनल। इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली, बाद में वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगी। देखो ध्यान से, तो नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स आए हुए हैं वो स्टोक्स लॉ पे ही आए हुए हैं। स्टोक्स लॉ ही ध्यान रखना है हमको। देखो ध्यान से नोट करो। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मैं कुछ भेज दूंगा, तो वो आप लोग ट्राई कर लेना, तो नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे। Yes, sir.